वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 18 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया के बारे में है। स्टेट का मतलब यहाँ पर अवस्था से है, सिचुएशन से है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि EAC-PM ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसमें इंडिया में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं फाउंडेशन लेवल पर उनकी जो समझ है नंबर्स को लेकर, रीडिंग राइटिंग को लेकर, वो कैसी है, उसकी जानकारी हमें दी गई। रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, जहां पर अर्ली एजुकेशनल ईयर्स जो बच्चों का होता है वहां पर उनका क्या डेवलपमेंट रहा है उसे एसेस किया गया। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल, इसमें एक बात तो ये आती है कि जो बच्चा है वो किताबों को अच्छे से पढ़ पाता है कि नहीं, बेसिक चीज़ें वो लिख पाता है कि नहीं, ABCD क ख ग घ या नंबर्स लिख पा रहा है कि नहीं। फर्दर क्या वो बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाता है, आप उसे जोड़ घटाना ऐसा कुछ देते हैं तो वो कर पा रहा है कि नहीं। इसी के बेसिस पे हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बच्चों में जज करते हैं। इस रिपोर्ट के साथ साथ एक इंडेक्स भी तैयार किया गया है जिसे नाम दिया गया है इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके बेसिस पे हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो वेरियस इंडियन स्टेट्स और यूटीज में हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी फाउंडेशनल लर्निंग कैसी है। 5 पिलर्स होंगे इस इंडेक्स की, जिसमें 41 इंडिकेटर्स होंगे। वो 5 पिलर में पहला तो है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन की एक्सेस बच्चों को है कि नहीं है। बेसिक हेल्थ उनकी कैसी है, बच्चा हेल्दी ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा क्या। लर्निंग आउटकम, जो पढ़ते हैं उसका कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है, बस स्कूल आ जा रहे हैं। गवर्नेंस कैसा है स्कूल इंफ्रा का, सही चल रहा है कि नहीं, टीचर्स आते भी हैं कि नहीं आते हैं। इसमें स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बड़े राज्य, छोटे राज्य, यूटीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्या परफॉर्मेंस रही। बड़े राज्यों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा वेस्ट बंगाल का, और बिहार ने एक्सपेक्टेड तरीके से नीचे से टॉप किया है। स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 पे केरला है और झारखंड नीचे से टॉप पर है। यूटीज में लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, जबकि लद्दाख रहा सबसे नीचे। नॉर्थ ईस्ट में परफॉर्मेंस मिजोरम की रही सबसे बढ़िया, जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पार्कर सोलर प्रोब के बारे में है। प्रोब का मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना। सोलर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि सूरज के पास जाके जानकारी इकट्ठा करनी है। ये पहली बार है जब नासा का, इसे समझ में आ गया कि ये नासा का इनिशिएटिव है, ये पार्कर सोलर प्रोब। इसने ऑफिशियली सन को टच किया। सन को टच करने का मतलब ये नहीं सन के नजदीक जाएगा तब तो जल ही जाएगा। एक्चुअली में जो अनएक्सप्लोर्ड सोलर एटमॉस्फेयर है, जिसे हम कोरोना कहते हैं, जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं है, ये उसके काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गया। तो हम मान लेते हैं कि सूरज को टच कर दिया, बिकॉज अब जाके सीधा कूद तो जाएगा नहीं, सूरज में जल जाएगा ना। तो आप सन का स्ट्रक्चर समझिए पहले। देखिए सबसे सेंटर में आपको मिलता है कोर। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे जो सूरज है उसको रोशनी मिलती है। उसके ऊपर का जो येलो कलर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये रेडिएशन जोन है। इसके ऊपर एक कन्वेक्शन जोन मिलती है। फर्दर ये वाला हिस्सा सबसे ऊपर का लेयर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। जब हम सूरज की ओर देखते हैं काले चश्मे से, या फिर कई बार हम एक्सरे सीट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें यही वाला हिस्सा दिखता है सूरज का, ये फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर जो एक ऑरेंज या रेड लेयर होती है, काफी दूर तक फैली होती है, ये एक्चुअली में सूरज का एटमॉस्फेयर आप कह लीजिए। इसे कहा जाता है क्रोमोस्फियर। और जो क्रोमोस्फियर है, या ये जो इसका एटमॉस्फेयर है, इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे कहा जाता है कोरोना। तो इसके नीचे तो जा पाना पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट जल जाएगा, गल जाएगा। कोरोना के आसपास हम जा सकते हैं, कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो कोरोना को टच किया है पार्कर सोलर प्रोब ने, मतलब हम बहुत ऊंचाई पे हैं अभी, मतलब नजदीक तो गए ही नहीं है, यू कैन से। स्टिल हम मानेंगे कि काफी नजदीक पहुंच गए, इससे नजदीक जा नहीं सकते। 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया गया था ताकि हम सन की मिस्ट्री समझ सकें। 13 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अभी भी ये सन के सेंटर से है, जबकि हम मान रहे हैं कि बहुत नज़दीक पहुंच गया। और जो जैग्ड एटमॉस्फेयर है, ये इसे हम कहते हैं जैग्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि अनइवन जो लेयर होती है कोरोना की, उसे ही हम जैग्ड लेयर कह सकते हैं। अनइवन बाउंड्री कह लीजिए सोलर एटमॉस्फेयर की, उसे टच किया इसने, जहां से एक्चुअली में सोलर विंड्स आगे बढ़ती हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए इस जगह पर ये जो कोरोना का हिस्सा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि वहां के पार्टिकल्स उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ही काम करते हैं। तो अगर हम वहां पर पहुंच गए पार्कर सोलर प्रोब के माध्यम से, तो सोलर एटमॉस्फेयर या उसके मैग्नेटिक फील्ड को समझने में हमें मदद मिलेगी। कोरोना जो है
जैसा हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा डस्टियर मिला है। हमें लग रहा था कि बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं वहाँ पर। फर्दर चूंकि सूरज में कोई सॉलिड सरफेस तो है नहीं, इसीलिए जो एक्टिविटी है डस्ट की वो वहाँ पर ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जो कोरोना की एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में हमें बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हम सोलर विंड्स के ओरिजिन को समझ पाएंगे। फर्दर जो सन का मैग्नेटिक फील्ड इतना इंटेंसिफाइड है उसके बारे में भी हमें अच्छी जानकारी मिल पाएगी थ्रू पार्कर सोलर प्रोब। जो पार्कर है वो सूरज के और भी नज़दीक पहुंचेगा। 2025 तक ये फाइनल ऑर्बिट करके अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर देगा। तो जितना नज़दीक जा सकता है कोरोना के रीजन में उतना नज़दीक जाएगा, उसके बाद अपनी एक्टिविटीज़ ये ख़त्म कर लेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सलार मसूद और राजा सुहेल देव जी के बीच जो एक बैटल हुई थी उसके बारे में है। एक्चुअली में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का एक इनॉग्रल इवेंट हुआ जहां पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस बैटल का जिक्र किया। यहां पर दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, सलार मसूद और राजा सुहेल देव। सलार मसूद, इनके बारे में बात करते हैं। इन्हें गाजी मियाँ के नाम से भी पुकारा जाता था। 12th सेंचुरी में एक फ्यूरियस वॉरियर के रूप में इनकी छवि थी। बहुत ही क्रूर योद्धा थे। बैटल ग्राउंड में अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते थे। ऐसी भी मान्यता है, कई सारे अकाउंट्स ऐसा कहते हैं कि जो महमूद ऑफ गजनी था ये उसके नेफ्यू थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपको इनका टॉम्ब मिल जाएगा। ये भी बातें निकल के आती हैं कि महमूद जब भी अपने कैंपेन्स में जाता था तो सलार मसूद उनके साथ होता था। इनफैक्ट कठियावाड़ में जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया था उस दौरान भी सलार मसूद उनके साथी था। और ये भी कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में जो मूर्ति थी उसे डेमोलिश करने का, खंडित करने के लिए भी अपने अंकल को इसी ने परसुएट किया था। और इस घटना को पर्शियन पोएट्री में बहुत ही ग्लोरीफाई करके बार बार बताया जाता है। सलार मसूद के बारे में जो कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी है वो मिराते मसूद से मिलती है। इसका मतलब है मिरर ऑफ मसूद। 17वीं शताब्दी का एक पर्शियन हेजियोग्राफी है जिसका मतलब जीवनी होता है। अब्दुल रहमान चिश्ती जी ने लिखा है, जो कि एक चिश्ती ऑर्डर के बहुत ही प्रोमिनेंट सूफी सेंट रहे हैं। मुगल एम्परर अकबर ने लैंड ग्रांट दिया था 1571 में गाजी मियाँ की श्राइन के लिए। बैटल की बात करते हैं। महाराजा सुहेल देव जो कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के रूलर हुआ करते थे 11th सेंचुरी में, वर्तमान में बहराइच डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया है। ऐसा माना जाता है कि सलार मसूद और राजा सुहेल देव जी के बीच में एक बहुत ही फ्यूरियस बैटल हुआ था, जिस दौरान राजा सुहेल देव जी ने सलार मसूद को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था और वो इसी बैटल में मारा भी गया था। राजा सुहेल देव जी की बात करते हैं। ये भार कम्युनिटी के जो राजा थे उनके सबसे बड़े बेटे थे, जो बाद में आगे चल के पासी कम्युनिटी के रूप में इमर्ज हुई। वर्तमान में ये एक दलित कास्ट ग्रुप है जो इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट है। पॉपुलर हिस्ट्री की बात करें तो इन्हें कई सारे नामों से पुकारा जाता है, लाइक सुहेल देव, सकार देव, सहार देव या फिर सुहेल देव, लेकिन राजा सुहेल देव कहना ज़्यादा उचित रहेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आसाम के मनोहारी गोल्ड टी के बारे में है। बहुत ही रेयर वैरायटी है आसाम की मनोहारी गोल्ड टी। एक रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने। इस टी की वैरायटी ने लगभग 1 लाख रुपए पर केजी में खुद को बेचा, यानी कि ऑक्शन किया 99,999 रुपीज़, 1 रुपये कम मान लीजिए। मनोहारी गोल्ड टी मनोहारी टी स्टेट में तैयार की जाती है। इसकी पैदावार वहीं होती है। आसाम के डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो अपर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे प्रोड्यूस होती है। कई तरीके के फ़ायदे हैं इसके, इसीलिए ये काफ़ी महंगी बिकती है। जैसे इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कुछ ऐसे मैनमेड कंपाउंड से है जो सेल डैमेज को या तो रोक देते हैं या डिले कर देते हैं। इससे क्या होता है कि काइंड ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड है। मान्यता यह है कि ये बूढ़े होने से रोकता है और ओबेसिटी, मोटापे को भी कंट्रोल करता है। तो लोग इस टी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसे गोल्ड टी क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में इसकी पत्तियों को सुबह सुबह सूरज की रोशनी निकलने से पहले तोड़ लिया जाता है, यानी कि 4 से 6 के बीच में। इनफैक्ट तोड़ते वक्त इसके जो बड्स होते हैं उनके साथ ही इसे तोड़ा जाता है, तो इसे एक लाइट ब्राउन कलर मिल जाता है। आप इसे लाइट बीज कलर कह लीजिए। ये जो बीज कलर है, मैंने इस स्लाइड का कलर भी लाइट बीज ही कर दिया है ताकि मुझे समझाना ना पड़े। ये कलर जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा गोल्डन से मिलता जुलता कलर है। तोड़ने के बाद इसके बड्स सूखने के बाद ऐसे दिखते हैं, तो एक गोल्डन टेक्सचर इसको मिल जाता है, इसीलिए इसे गोल्डन टी कहा जाता है। कई सारे फ्लेवर्स इसके मिलते हैं और लोग बहुत पसंद भी करते हैं। एनिमल स्पोर्ट इन इंडिया पर ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल बुलक कार्ट रेसिंग इवेंट को अलाउ कर दिया है। 2017 से ही इसे बैन किया गया था कि इसमें एनिमल्स के साथ क्रूरल्टी दिखाई जाती है। काफ़ी पॉपुलर और ट्रेडिशनल स्पोर्ट है वेस्टर्न महाराष्ट्र में और पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ट्रेडिशनल स्पोर्टिंग इवेंट के अलावा ये वहाँ की रूरल इकोनॉमी का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जब ये इवेंट होते हैं तो कई सारे लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो उनकी आजीविका का साधन है। कई सारे एनुअल स्पोर्ट हैं जो इंडिया में प्रचलित हैं, जैसे कि जलीकट्टू। तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट रहा है ये, इसको लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी रहती है। जो पोंगल फेस्टिवल है उस दौरान इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो बैल होते हैं, बुल टेमिंग गेम है बेसिकली, तो उन्हें कंट्रोल करना होता है। उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कई बार मिर्च का इस्तेमाल या फिर वाइन का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस पर अक्सर रोक लगाने की मांग चलती है। कंबाला, ये पैडी फील्ड को बिल्कुल गीला कर देते हैं, स्लस या मड में कन्वर्ट कर देते हैं। कोस्टल कर्नाटका में जो उडुपी और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नवंबर से मार्च के दौरान, और फिर बफेलो रेस होती है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। कोक फाइट, मुर्गों की लड़ाई करवाना, रोस्टर फाइट भी बोलते हैं। इंडिया की इंडिजिनियस नहीं है, दुनिया भर में कई सारे देशों में ये फाइट देखने को मिलती है। केवल स्पोर्ट नहीं है, लोग गैम्बलिंग भी करते हैं, इसमें बाजी लगाते हैं, ये वाला मुर्गा जीतेगा, वो वाला जीतेगा। कैमल रेस, ये राजस्थान में होती है। राजस्थान में पुष्कर फेयर या बीकानेर कैमल फेस्टिवल के दौरान ये रेस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। बुलबुल फाइट, आसाम में बिहू के फेस्टिवल के दौरान इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। जो हयाग्रीवा माधवा टेम्पल है गुवाहाटी के नज़दीक में आसाम में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। यहाँ पे भी क्रुएलिटी देखने को मिलती है। जो बुलबुल हैं उन्हें कई बार शराब पिला दी जाती है ताकि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं। हॉर्स रेसिंग, ये तो बहुत पुराना गेम है। एंशियंट ग्रीस, बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है, 200 सालों से तो भारत में भी इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अक्सर इस प्रकार के स्पोर्ट को रोकने की मांग चलती है, बिकॉज किसी न किसी रूप में एनिमल क्रुएलिटी इन्वॉल्व हो ही जाती है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 आया, जिसमें जो जानवर हैं उनको अननेसेसरी पेन या सफरिंग ना दी जाए, उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है। ये इसके दौरान जो एक बोर्ड बनाया गया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वो 1962 में ये बना था। इसी एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति अननेसेसरी क्रुएलिटी करता है तो उसे पनिश किया जाता है। यहाँ पर एनिमल्स को डिफाइन किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तमिल थाई वजथू के बारे में है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो। तमिलनाडु की सरकार ने अभी हाल ही में इसे स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है। स्कूल्स में जो स्कूल स्टार्ट होने के पहले प्रेयर हुआ करती थी, मदर तमिल की प्रेज में ये प्रेयर संग की जाती थी, गाई जाती थी, उसे ये भी स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है। 55 सेकंड का ये सॉन्ग हुआ करता है। किसी भी फंक्शन की बिगनिंग में, गवर्नमेंट ऑफिस हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, इसे गाकर शुरुआत की जाती है। गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ये ऑर्डर पास किया। ये जो मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच है उसके एक ऑर्डर के 2 सप्ताह बाद आया, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो तमिल थाई वजथू सॉन्ग है उस दौरान किसी को खड़े होने को लेकर कोई स्टैच्यूरी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने इसे स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अभी इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को 2021 से 26 के बीच में अलाउ कर दिया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च की गई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि राज्यों को भी अपना हिस्सा देना होगा। 60% मान लीजिए केंद्र ने दे दिया तो 40% राज्यों को देना होगा। जो हिमालयन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे उन्हें केवल 10% हिस्सा देना होता है। यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि सभी खेतों को पानी मिले, कल्टिवेबल एरिया हम बढ़ाएं, इरिगेशन की फैसिलिटी को इंप्रूव करें और पानी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कई सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, जैसे कि AIBP एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है। फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं अगर कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो। इस प्रोग्राम के तहत 90% जो फंडिंग है 2 नेशनल प्रोजेक्ट के लिए 2 राज्यों में केंद्र सरकार दे रही है, जैसे कि रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में और लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उत्तराखंड में। हर खेत को पानी, काफ़ी पॉपुलर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। फिजिकल एक्सेस हम बढ़ा रहे हैं खेतों तक पानी को पहुंचाने के लिए, ताकि कल्टिवेबल एरिया बढ़े। इसमें 4 सब कंपोनेंट भी हैं: कॉमन एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन RRR और ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट। फर्दर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा फसल उगाएं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर का इनिशिएटिव है। पानी को इफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जाए, माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी का यूज करें, लाइक ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको बढ़ावा देते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स का इनिशिएटिव है। हम रेनफेड एरिया बढ़ा रहे हैं, ऐसी जमीन जिसको पानी की पर्याप्त नीड जो है वो फुलफिल हो जाए। ग्राउंड वाटर को रीजनरेट करते हैं, इसके तहत जो बरसात का पानी होता है उसे इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है। रिवीजन करते हैं। इंडेक्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बड़े राज्यों में वेस्ट बंगाल ने टॉप किया, दैट्स ट्रू। मनोहारी गोल्ड टी केरला में पाई जाती है, गलत है। आसाम में मिलती है।
अभी हमने डिस्कस किया। पार्कर सोलर प्रोब 2018 में छोड़ा गया सन की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए, पता लगाने के लिए, दैट्स ट्रू। एनिमल वेलफेयर बोर्ड 1962 में बना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। अब देखिए, इसमें भी बताना पड़ेगा क्या कि गलत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत कोई बॉडी 1962 में कैसे बन सकती है? मतलब 10 साल बाद कानून आया है ना, पहले ही बॉडी बना देंगे बाद में कानून लाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है कि गलत है। वैसे हमने अभी पढ़ा भी है, ये बना है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत। अब जो बॉडी बन रही है उसका कानून उसके पहले आना चाहिए ना, बाद में थोड़ी आएगा। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इसे इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत। ये तो देखिए गलत है। ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।